द नेग्लेक्टेड डॉटर्स राइट्स शील्डेड बाय हर ब्रदर्स। अध्याय 21 संक्रामक भूख। कुछ पल पहले सना ने चुनचुन और टियाना को बगीचे में ले जाकर माहौल बदलने का फैसला किया, लेकिन टियाना अचानक उससे दूर छलांग लगा गई। उसके पीछे दौड़ते हुए उसने अपनी छोटी राजकुमारी मेढक को ह्यूगो के सिर पर गिरते हुए देखा जब वह पुशअप्स कर रहा था। सना ने टियाना को लंबी उम्र जीने के लिए सबसे अच्छा माहौल देने की योजना बनाई थी। क्या टियाना के लिए सबसे अच्छे माहौल का यही मतलब था? अपने भाई के शरीर पर। ह्यूगो रुक गया जब उसे लगा कि उसके सिर पर कुछ गिरा है। उसने मेढक को अपने सिर से बाहर निकाला और उत्सुकता से उसे देखने लगा। मेढक चौड़ा और मोटा था, गौर से उसकी ओर देख रहा था। जब उसने अपने भरे हुए शरीर को रगड़ा तो उसे लगभग उसकी फिसलन सुनाई दे रही थी। टियाना। ह्यूगो ने आवाज के मालिक की तरफ देखा तो देखा कि सना उछलती हुई उसकी तरफ आ रही है। जब वह रुकी तो वह खुद को बारिश वाले मेढक और सना के बीच अपनी नजरें घुमाने से नहीं रोक सका। वे एक जैसे दिखते हैं। हे, सना ने अजीब सी हंसी हंसी उसकी हथेली पर बैठे मेढक को और फिर अपने दूसरे भाई को देखा। भाइयों में ह्यूगो सबसे दयालु और सबसे समर्पित था। हालांकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी ट्रेनिंग में खलल डाले। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसने ध्यान भटकने दिया तो उसे सेना में जगह नहीं मिल पाएगी। टियाना। ह्यूगो ने उनके बीच की खामोशी तोड़ी। क्या यही नाम है तुम्हारी बिल्ली का? नहीं, ये टियाना है। उसकी मोटी उंगली मेढक की ओर इशारा करती है और फिर उसने चुनचुन को उठा लिया। वह उसे तब तक ऊपर ले गई जब तक उसकी बिल्ली उसका चेहरा ढकने नहीं लगी। ये चुनचुन है। म्याऊ टिल्डा, चुनचुन ने प्यार से कहा। बिल्ली का नाम तो उसे समझ आ गया, लेकिन यह मेढक। क्या मैं टियाना को वापस पा सकता हूँ? ह्यूगो ने पलकें झपकाई और सना का चेहरा देखा जब उसने अपना सिर एक ओर झुकाया। जरूर। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन मेढक वापस उसके सिर पर चढ़ गया। ह्यूगो ने ऊपर देखा लेकिन अपना सिर स्थिर रखा जबकि सना का चेहरा हिल गया। मुझे लगता है कि राजकुमारी टियाना आपको पसंद करती है, द्वितीय युवा मास्टर। दोनों बच्चों ने सहज ही उस मधुर आवाज वाले व्यक्ति की ओर देखा। बटलर जेन उनके पास आ रहा था और नीना उसके एक कदम पीछे चल रही थी। या शायद उसे मेरा सिर पसंद है, ह्यूगो ने नरमी से जवाब दिया। क्या उसे यहाँ रखना सुरक्षित है, बटलर जेन? जब तक तुम्हें कोई आपत्ति न हो और मिस सना को इससे कोई परेशानी न हो। ह्यूगो ने अपनी नजर सना पर घुमाई जिससे सना अनिच्छा से मुस्कुराने लगी। वह और क्या कर सकती थी? अगर तुम्हें उसकी देखभाल करने में कोई आपत्ति न हो, वह बुदबुदाई। जहां तक मेरी बात है, मैं चुनचुन को ले जाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी। तुम जा रही हो? ह्यूगो ने अपना सिर झुकाया। नीना और मैं कुछ नाश्ता करने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहती? स्नैक्स शब्द सुनते ही सना की आंखें चमक उठी। अब तक वह उस जानवर को गले लगा चुकी थी जिसे उसने पाला और अपने पेट में पाला था। लेकिन तभी सना ने नीना की आंखों में निराशा देखी। कोई बात नहीं, सना ने घबराकर कहा। चुनचुन घर के अंदर ही रह गई है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वह बाहर खेले तो बेहतर होगा। चुनचुन कुत्ता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वह कोई बाहरी बिल्ली है, ह्यूगो ने विनम्रता से तर्क दिया। उसे लग रहा था कि सना उससे बच रही है। क्या उसने सोचा कि वह केवल बटलर जेन के कारण दयालु हो रहा था? मिस सना, हमने नाश्ते के लिए पुडिंग बनाई है, बटलर जेन ने बीच में कहा। उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं जब उसने उसकी आंखों में चमक देखी। ये शेफ स्काइलर ने बनाया है। आपने 3 हफ्ते पहले उनका स्ट्रॉबेरी केक खाया था। शेफ स्काइलर सबसे बढ़िया पुडिंग बनाते हैं। इस फंसने का अंदाजा लगाकर ह्यूगो ने सिर हिलाया। जब मैं डाइट पर भी होता हूँ तब भी जब वो पुडिंग बनाते हैं तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये मुलायम होता है और मुंह में घुल जाता है। इसमें मिठास और। ह्यूगो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। मन ही मन वह सचमुच उसके मुंह में पानी देख सकता था। वह संतुष्टि से मुस्कुराया। तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। वह इसे साल में सिर्फ 2 बार ही बनाता है। बटलर जेन ये देखकर खुश हुई कि बच्चे सना के प्रति खुलने लगे हैं। शुरुआत में ह्यूगो अपनी खोई हुई बहन के प्रति उदासीन था। वह अकेला ऐसा था जिस पर परिवार में हो रहे घटनाक्रम का कोई असर नहीं पड़ा था। इसलिए बटलर जेन बाकी लड़कों से ज्यादा उसके लिए चिंतित था। दूसरी ओर नीना को थोड़ा अलग थलग महसूस हो रहा था। ह्यूगो सना को कुछ मिठाइयां खिलाने में लगा हुआ था जबकि बटलर जेन खुशी से देख रही थी। क्या उन्हें उससे खुश नहीं करना चाहिए था? बस। सना की आंखें लगभग गुस्से से लाल हो गईं। इस पुडिंग का मूल्यांकन मुझे ही करना होगा। ठीक है। सना ने अपने हाथ से अपना मुंह पोंछा और शाही अंदाज में व्यवहार करने की कोशिश की ताकि वह उथली न लगे। इस दूसरे जीवन में आखिरकार उसे भूख तो लगी, लेकिन साथ ही उसका आत्मसम्मान भी चला गया। जब उसने हार मान ली तो ह्यूगो संतोष से मुस्कुराया। इतना कहकर बटलर जेन बच्चों को घर के बाहरी ढके हुए आंगन में ले गया। उसने सबके खाने पीने के हिसाब से नाश्ता और पेय पदार्थ परोसे। चुनचुन को पास में ही खेलने के लिए छोड़ दिया गया जबकि टियाना ह्यूगो के सिर पर चिपकी हुई थी। वाह। सना का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने पुडिंग को अपने सामने रखा और उसे वापस उछलते हुए देखा। ह्यूगो उसे देखकर प्रसन्न था। नीना ने अपने होंठ भींच लिए और ध्यान से अपने भाई के हाव भाव देखने लगी। उसे लगा जैसे वह अदृश्य हो गई है।
दूसरे भाई, उसने पुकारा और ह्यूगो का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। वह शालीनता से मुस्कुराए और बोली, मेरे साथ नाश्ते पर आने के लिए शुक्रिया। बटलर जेन ने मुझे इसके बारे में बताया था। हमेशा दयालु रहने वाले ह्यूगो ने जवाब दिया, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? हम हमेशा ऐसा करते हैं। कुछ नहीं, बस यही समझती हूँ कि मैं थोड़ी उदास थी और तुम। नीना ने जानबूझकर इशारा किया कि वह उदास है, लेकिन ह्यूगो की नजर अचानक उस मेढक पर गई जो उसकी प्लेट के किनारे उछल पड़ा था। उसकी सांसें रुक गईं और वह सहज ही अपनी कुर्सी से उछल गई। ह्यूगो ने उसकी हरकत देखी और मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया, चिंता मत करो। टियाना डरावनी नहीं है। डरावना नहीं, घिनौना था। नीना ने अपने होंठ काटे। जब मेढक उसके सिर में दुबका हुआ था तो उसे नजरअंदाज करना पहले से ही काफी मुश्किल था, लेकिन मेज पर मेढक के रहते वह खाना कैसे खा सकती थी? ह्यूगो ने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए ऊपर देखा। बटलर जेन, क्या टियाना मिठाई खा सकती है? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, सेकंड यंग मास्टर। बटलर जेन ने आह भरी। क्या मैं टियाना को रख लूं? मैंने उसके लिए भी नाश्ता तैयार किया है। और मिस नीना उसके आसपास असहज लग रही हैं। ह्यूगो ने अपनी नजर नीना पर घुमाई तो देखा कि वह अपनी कुर्सी से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। बटलर जेन ने मुस्कुराते हुए उस नन्हे जीव को सावधानी से उठाया और नीना की तरफ सिर हिलाकर आश्वस्त किया। टियाना को बेहतर जगह पर पहुंचाने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, ह्यूगो ने आह भरी। वह हमेशा से पालतू जानवर रखना चाहता था। उसके भाइयों को पालतू जानवर पसंद नहीं थे और नीना हमेशा कई चीजों से डरती थी, इसलिए उन्होंने कोई पालतू जानवर नहीं रखा। सना एक अपवाद थी क्योंकि उसके माता पिता उसे घर में आते ही निराश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहुत स्वार्थी नहीं हो सकता था। नीना टियाना की उपस्थिति से असहज थी। ह्यूगो ने नीना की ओर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन जब उसकी नजर सना की ओर गई तो उसका उदास मूड तुरंत बदल गया। सना अपनी कुर्सी पर जमी बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उसके आसपास तारे टिमटिमाते दिखाई दे रहे थे। ये देखकर कि उसके पुडिंग का एक हिस्सा पहले से ही गायब था, उसे समझ आ गया कि उसे किस बात ने चौंका दिया था। यह अच्छा है ना? उसने कहा और अपने लिए एक चम्मच लेकर खाने लगा। पुडिंग का स्वाद वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन सना की प्रतिक्रिया देखकर वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसने जो कुछ भी परोसा था उसे हल्के में लिया था। इसलिए ह्यूगो ने हर चम्मच को सराहना के साथ खाया, मानो उसकी भूख संक्रामक हो। हवेली के अंदर स्लेटर खुले फ्रिज के सामने हक्का बक्का खड़ा था। वह एक खाली छोटे से बैग में रखे चॉकलेट के खाली रैपरों को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। किसने? उसके होंठ कांप रहे थे, खाली रैपरों को भींचते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह गलत तो नहीं है। मेरी चॉकलेटें किसने खा ली? अध्याय 22। तुमने उन्हें खा लिया है ना? सना की एक आदत थी कि वह शेफ्स या उन लोगों के नाम नोट करती रहती थी जिन्होंने उसके सबसे पसंदीदा व्यंजन बनाए थे। शेफ स्काइलर निश्चित रूप से इस सूची में सबसे ऊपर थे। आखिरी निवाला सावधानी से खाते हुए सना ने उसके हर अवशेष का स्वाद लिया। खाना खत्म करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे और चाहिए था, 1 दर्जन भी काफी नहीं होंगे। ये देखकर ह्यूगो दयालुता से मुस्कुराया। शेफ स्काइलर मेरे लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा पुडिंग रखते हैं, ह्यूगो ने कहा। जब आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। सना की आंखें चमक उठी जब उसने अपने भाई को देखा। खाते वक्त वह लगभग भूल ही गई थी कि वह मौजूद है। क्या मुझे किसी से इसे लाने के लिए कहना चाहिए? उसने पूछा। सना ने अपने होंठ चाटे, लेकिन फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। लेकिन उसकी आंखें उस पर चिल्ला रही थीं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे पकड़ो। तो उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, सना ने जोर से सिर हिलाया, हालांकि मना करने पर उसका दिल बैठ गया था। ये तुम्हारा है और शेफ स्काइलर ने इसे तुम्हारे लिए रखा है। मैं इसे यूं ही नहीं खा सकती। ह्यूगो अपनी ट्रेनिंग की वजह से सख्त डाइट पर था, हालांकि वह अक्सर खुद को मिठाइयों से पुरस्कृत करता था। ये पुडिंग उसके पसंदीदा थे और सना का दिल नहीं करता था कि वह उसे खाए। अगर वह स्लेटर का होता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। ह्यूगो हल्के से मुस्कुराया। जाहिर था कि वह और चाहती थी, पर वह मना कर रही थी क्योंकि वह उसका लिहाज कर रही थी। कितनी विचारशील छोटी बहन है। हम बांटकर खाएं तो कैसा रहेगा? उसने सुझाव दिया। मैं वैसे भी डाइट पर हूं, इसलिए पूरी चीज खाना ठीक नहीं है। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कहा, दूसरे भाई तुम अभी भी बहुत छोटे हो। क्या तुम्हारे लिए अपने भोजन का सेवन सीमित करना आवश्यक है? सना, तुम दूसरे भाई से ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम उससे बड़ी हो? सना के फिर से सुर्खियों में आने से पहले ही नीना ने बीच में ही टोक दिया। दूसरा भाई एक विश्वविद्यालय का सदस्य है। वह टीम का सबसे युवा सदस्य है और हमें इस पर बहुत गर्व है। ओह, तुम भी यहाँ हो? सना ने नीना की आवाज सुनकर थोड़ा चौंकते हुए कहा। पुडिंग की वजह से वह नीना को भी भूल गई। लेकिन तुम्हें इस पर गर्व क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि सारा काम तुम ही कर रही हो? नीना ने भौहें चढ़ाई। सना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे अपने भाई की उपलब्धियों पर गर्व है क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। मुझे पता है कि परिवार की अवधारणा तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अपने परिवार की उपलब्धियों पर गर्व करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि नीना गलत नहीं थी।
दोनों जन्मों को मिलाकर भी परिवार की अवधारणा सना को एक अजनबी अवधारणा जैसी लगती थी। सच में, सना ने अपनी कनपटी खुजाते हुए सोचा कि क्या उसे एक बच्चे से बहस करनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर कि शायद उसकी बातें नीना को सब कुछ समझने में मदद करेगी, उसने आगे कहा, लेकिन नीना, क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ तभी किसी पर गर्व होगा जब उसे कोई उपलब्धि मिलेगी? क्या उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते या बस कोशिश करते देखना ही उन पर गर्व करने के लिए काफी नहीं है? नीना अवाक रह गई। सिर्फ इसलिए कि आप परिवार के सदस्य हैं, किसी की उपलब्धियों पर गर्व करना थोड़ा पेचीदा है, सना ने मासूमियत से कहा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी वो काफी ना हो और उसकी कद्र न हो? क्या किसी के लिए ये जानना ज्यादा सुकून देने वाला नहीं होगा कि वो बिना किसी डर के कोशिश करके भी असफल हो सकता है, क्योंकि परिवार को फिर भी उस पर गर्व होगा? फिर भी उसके शब्द भले ही नीना तक नहीं पहुंचे हों, लेकिन वे ह्यूगो तक पहुंच गए। ह्यूगो ने सना की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसकी बात समझ ली। हालांकि वह नीना से असंतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह अभी छोटी थी। फिर भी सना और नीना एक ही उम्र की थीं। उनकी बुद्धिमत्ता में इतनी गहरी तुलना थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसी समय बटलर जेन वापस आ गया और उसने सारी बातें सुन ली। बटलर जेन ने आज सुबह नौकरों से जो कुछ हुआ था वह सुना। अगर उसे पता भी ना होता तो भी एलिसन उसके बारे में बात करना बंद नहीं करती। ऐसा नहीं था कि बटलर जेन को यकीन नहीं होता, लेकिन इस उम्र में सना को ये सब कहते सुनकर उसका दिल छू गया। क्या उसने यह इसलिए सीखा क्योंकि अगर वह फेल हो जाती तो उसका पिछला परिवार उसकी कद्र नहीं करता? ये सोचकर बटलर जेन के दिल में एक कसक सी महसूस हुई। यह आप ही हैं, है ना? अचानक प्रवेश द्वार से स्लेटर की आवाज गूंजी। सभी लोग उसकी ओर मुड़े और देखा कि वह गुस्से में था। स्लेटर मेज की ओर बढ़ा और चॉकलेट के खाली रैपर मेज पर फेंक दिए। तुमने उन्हें खा लिया, है ना? उसने सना की ओर इशारा किया। उसे यकीन था कि उसी ने उसकी चॉकलेट खाई थी। ये उसके पसंदीदा थे और वो इन्हें सिर्फ खास मौकों पर ही खाता था। आज सुबह उसे थोड़ा उदास महसूस हुआ और उसने सोचा कि एक टुकड़ा उसे खुश कर देगा। उसे हैरानी हुई कि उनमें से हर टुकड़ा गायब था, बस खाली रैपर बचे थे जो उसके दिल पर और भी जख्म दे रहे थे। सना की आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उसने रैपर देखा। इसे मौका समझकर नीना बोली, सना, क्या तुमने स्लेटर की चॉकलेट खाई? मुझे लगा था कि उसने तुम्हें कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया होगा। मैंने उसे मना किया था कि इन्हें हाथ न लगाए। सना, तुम फ्रिज में रखी हर चीज खा जाती हो और जब से तुम यहाँ आए हो हमारा किचन इतना खाली कभी नहीं हुआ। स्लेटर गुस्से से भर गया, उसकी नाक धुएं से भर गई। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो कि मेरा खाना भी खा गई? इतना ही नहीं, तुमने तो रैपर भी मेरे लिए छोड़ दिए। क्या तुम पेटू हो? ये सुनकर सना को थोड़ा अपराध बोध हुआ। कल रात उसे बस एक टुकड़ा चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती सब कुछ खत्म हो गया। सना, अब तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, नीना ने आग्रह किया। कोई भी उन चॉकलेट्स को नहीं छूता क्योंकि वे स्लेटर की थीं। तुम शायद उसका रिमाइंडर भूल गई हो तो उसे बता दो। अगर नहीं तो वह मम्मी पापा को बता देगा। अगर तुम किसी समस्या का समाधान संयोग से भी कर दो तो भी उन्हें तुम्हें सजा देनी होगी। स्लेटर ने व्यंग्य किया, ठीक है, मुझे जाकर मम्मी पापा को बता देना चाहिए। इस बार वे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तुम तो मर चुके हो। सना ने नीना की तरफ देखा जो इसे एक मौका समझ रही थी। ज्ञान की सारी बातें धुएं की तरह उड़ गईं। कितनी बर्बादी हुई सांसें। ये बदमाश, जिसने कहा कि कंपनी के मुख्य मुद्दे को महज संयोग से सुलझाया जा सकता है। बटलर जेन घबरा गया, ये जानते हुए कि स्लेटर के लिए वो चॉकलेट वाकई अनमोल थी। लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति को संभालने का कोई उपाय सोच पाता और सना अनिच्छा से माफी मांग पाती, ह्यूगो बोल पड़ा। मुझे माफ करना स्लेटर, ह्यूगो ने आह भरी और अपने छोटे भाई को दोषी नजरों से देखा। मैं डाइट पर था और लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए जब मैंने चॉकलेट देखी तो खा ली। स्लेटर, एह। सना, एह एह। अध्याय 23। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई मेरे पक्ष में है, चाहे कुछ भी हो। मैं डाइट पर हूँ और लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए जब मैंने चॉकलेट देखी तो मैंने उन्हें खा लिया। सभी लोग आश्चर्य से ह्यूगो की ओर देखने लगे। क्या? स्लेटर अचानक सदमे से बाहर आया और अपने बड़े भाई को अविश्वास से देखने लगा। तुम ही तो हो जिसने इन्हें खाया है। नीना ने होंठ भींचे। दूसरे भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि ये एक ही चॉकलेट है? नीना को पता था कि यह सना की जुबानी है। ह्यूगो अपनी लगन और अनुशासन के लिए जाना जाता था। उन्होंने उसे कभी धोखा देते नहीं देखा था और वह हमेशा ईमानदार रहा था। अगर वह उपवास करता तो उनके माता पिता उसे खाना भी नहीं खिला सकते थे। हाँ, ये वही चॉकलेट है। ह्यूगो ने एक रैपर उठाया और उसे ध्यान से देखा। ये बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे भाई, क्या तुम सना की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? स्लेटर ने गहरी भौहें चढ़ाई, ये बात स्वीकार न कर सका। नीना की तरह उसे भी पूरा यकीन था कि उसकी कीमती मिठाइयां सना ने ही खाई हैं। उसने सना को घूरा, उसे गुस्सा आ रहा था कि वह ह्यूगो से झूठ बोलवा रही है। बटलर जेन भी ह्यूगो की स्वीकारोक्ति सुनकर आश्चर्यचकित हो गया।
सना ने ह्यूगो को उलझन भरी नजरों से देखा। क्या वह मेरे लिए खड़ा है? ये पहली बार नहीं था जब ह्यूगो ने उसका बचाव किया हो। अपने पहले जीवन में भी उसने एक बार ऐसा किया था, लेकिन अफसोस उसे इससे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद उसने धीरे धीरे खुद को उससे अलग कर लिया। ये सोचकर उसके दिल में भारीपन का एहसास हुआ। जब मैंने सोचा कि हम साथ रहने वाले हैं, उसने आह भरते हुए सोचा। दूसरे भाई, धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि मैं सना का बचाव कर रहा हूं, तो आप शायद मुझे झूठा समझते हैं, ह्यूगो ने सना की बात काटते हुए सख्ती से कहा। क्या? मेरा मतलब ये नहीं था, स्लेटर गुस्से से बड़बड़ाया। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं तुम पर क्यों यकीन करूं। ह्यूगो ने ऐसे पलके झपकाई मानो उसे इस सवाल की उम्मीद ही न हो, लेकिन जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसके होंठ नीचे झुक जाते। उसने सब कुछ साफ जमीर से किया था। बटलर जेन ने भी भौहें चढ़ाईं। ये सुनकर सना के कान ताली बजाने लगे। इस बदमाश ने क्या कहा? सना की आंखें मानो बर्फ की एक परत से ढक गईं, मानो उनमें आग लग गई हो। स्लेटर, तुम सब लोगों में से तुमने उससे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, जबकि तुम जानते हो कि उसने अपने जीवन में सब कुछ साफ विवेक से किया है। सना की तीखी और ठंडी नजरों से मिलते ही स्लेटर सिहर उठा। क्या मैंने क्या गलत कहा? वह घबराहट में हकलाया, जैसे उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई हो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने उन्हें खाया था। तो क्या आपके पास कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि उसने ऐसा नहीं किया? सना चिल्लाई। उसका दिल गुस्से से भर गया। वह भले ही युवा थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि स्लेटर के कारण उसे समय से पहले ही उच्च रक्तचाप हो जाएगा। स्लेटर का गला उसके जवाब से लगभग भर गया। वह बिना सोचे समझे बोल पड़ा। दूसरे भाई ने तो पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तुम उसके जुर्म को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हो और यह आरोप लगा रहे हो कि वह झूठ बोल रहा है। इसका मतलब तो यही है कि अब चॉकलेट का मामला नहीं रहा। सना की आंखें स्लेटर पर मानो जहरीले तीर चला रही थीं। बात तो चॉकलेट खाने वालों की है। जब तुम्हें पहले ही यकीन हो गया था कि मैंने ही चॉकलेट खाए हैं, तो इसमें क्या तुक है? सना नहीं चाहती थी कि ह्यूगो उसकी गलती स्वीकार करे। हालांकि अगर उसने अभी यह बात जाहिर कर दी तो इससे ह्यूगो के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ह्यूगो सना के लाल चेहरे को ऐसे घूर रहा था मानो वह स्लेटर को पीटना चाहती हो। काश उसे पता होता कि सना यूगी को कैसे अनुशासित करती है, तो उसे हैरानी होती कि वह कितनी नर्म थी। उसकी शुरुआती नाराजगी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने आह भरी और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसकी रक्षा हो रही है और किसी तरह कभी कभार उसकी देखभाल करना अच्छा भी लग रहा था। थर्ड यंग मास्टर, आपके दूसरे भाई ने पहले ही अपनी गलती मान ली है और माफी भी मांग ली है। बटलर जेन ने बीच में ही टोक दिया। उसे माफ करना आपका फैसला है, हालांकि आपको उससे ठेस पहुंचाने वाली बातें कहने के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। उसने आह भरी। तीसरे युवा गुरु, जबान में हड्डी तो नहीं होती, पर दिल तोड़ने लायक ताकत तो होती ही है। दूसरे युवा गुरु का इरादा आपकी चॉकलेट खाने का नहीं था, पर आपने तो सिर्फ इसी बात पर उसके पूरे चरित्र का फैसला कर दिया। ये सुनकर स्लेटर धीरे धीरे नर्म पड़ गया। क्या उसका सवाल इतना ही चुभने वाला था? उसने अपनी आंखें ह्यूगो की ओर घुमाई और होंठ भींच लिए। बस बहुत हो गया। ह्यूगो ने हार मान ली, ये जानते हुए कि स्लेटर माफी नहीं मांगेगा। स्लेटर, मैं तुम्हारी चॉकलेट खाने के लिए फिर से माफी मांगता हूँ, और मैं इस बात के लिए भी माफी मांगता हूँ कि इतने समय बाद भी मेरे शब्द तुम्हारे लिए उन पर भरोसा करने के लिए काफी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं एक बड़े भाई के तौर पर तुम्हारे साथ धोखा कर गया हूँ। फिर वह अपनी कुर्सी से उठा और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने सना को एक आश्वस्त मुस्कान दी। छी! ह्यूगो के जाते ही सना ने स्लेटर को घूरते हुए जीभ चटकाए। वह उसे डांटना चाहती थी या खुद उसे समझाना चाहती थी, हालांकि अब उसका मन नहीं था। अच्छा हुआ कि उसने पुडिंग खत्म कर ली, इससे पहले कि वह उसकी भूख बिगाड़ दे। सना अपनी सीट से उठी और चुनचुन को उठाने के लिए दौड़ी और बिना परवाह किए बाहर आंगन से बाहर निकल गई। स्लेटर के कान खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत आगे निकल गया है। तीसरे भाई, अपने आप को दोष मत दो, नीना धीरे से बोली और उसके पास आए। लेकिन स्लेटर को छूने से पहले ही स्लेटर ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर स्लेटर वापस हवेली के अंदर चला गया। नीना ने अजीब तरह से अपने हाथ छुड़ाए, एक बार फिर अकेली रह गई। उसने बटलर जेन की तरफ देखा, लेकिन वह बस स्लेटर को घूर रहा था और आहें भर रहा था। घर के अंदर सना सीधे ह्यूगो के कमरे में गई। वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी और माफी भी मांगना चाहती थी। उसकी वजह से उसे मुश्किल हालात में डाल दिया गया था, इसलिए वह उसे दिलासा देना चाहती थी कि वह ध्यान रखेगी ताकि ऐसा दोबारा न हो। दूसरा भाई, सना ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने कई सेकंड इंतजार किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसे इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह एक कदम पीछे हटी और झुंझला उठी। दूसरे भाई, शुक्रिया। सना रुक गई जब उसने अपने गाल पर कुछ चिपचिपा और ठंडा थपथपाया। उसने अपने गाल को छुआ और ऊपर देखा, तभी उसे महसूस हुआ कि टियाना उसके सिर के ऊपर है। सना। तभी ह्यूगो की आवाज उसके कानों में पड़ी। जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि वह उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां से टियाना आई थी।
सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा। दूसरे भाई, मुझे लगा कि आप अपने कमरे में हैं। ह्यूगो मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोया? नहीं, उसने गाल फुलाए और आंखें कोने में घुमा ली। थोड़ा, शायद। हाँ, मैं टियाना को लेने गया था। वह हंसा, उसका मूड उसकी अपेक्षा से आश्चर्यजनक रूप से बेहतर था। सना को यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच करनी पड़ी कि वह सिर्फ चीजें तो नहीं देख रही थी। उसने गला साफ करते हुए कहा और खुद से कहा कि अपने भाई का खूबसूरत चेहरा देखकर यहाँ आने की वजह वह नहीं थी। दूसरे भाई, अगर मैंने आपको मुश्किल में डाला तो माफ करना और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। बस धन्यवाद। हम। ह्यूगो मुस्कुराया, तुमने मुझे मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि मैंने खुद को ही डाला है। मैं चुप रह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन और तुम मेरे लिए भी खड़ी हुई। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। स्लेटर मुझसे छोटा है और उससे बहस करना मुश्किल है। मेरी जगह गुस्सा होने के लिए शुक्रिया। ये जानकर अच्छा लगा कि कोई तो मेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शब्द दयालु और भावुक थे और उसकी कोमल थपथपाहट ने उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर दी। सना ने अपने होंठ दबा लिए और चेहरे पर आई राहत भरी मुस्कान को छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अध्याय 24, अपने पंख फैलाओ। सना ने अपने बिस्तर की ओर जाते हुए अपने सिर के एक तरफ हाथ फेरा। उसे अभी भी ह्यूगो का गर्म हाथ महसूस हो रहा था। उसके होंठ एक तरफ सिकुड़ गए, लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसने खुद को थपथपाकर जगाया। मैं इतनी खुश किस बात पर हूँ? वह बिस्तर के किनारे पर उछलते हुए बुदबुदाए। मैं उसके लिए सिर्फ इसलिए खड़ी हुई क्योंकि यही सही था। पिछले जन्म में उसकी अपने भाइयों के साथ नहीं बनती थी, लेकिन वह ह्यूगो को जानती थी। वह ये भी जानती थी कि स्लेटर के ऐसे शब्द कहना उसके लिए कितना दुखदायी होगा। आखिरकार वह पहले भी ऐसी स्थिति में रह चुकी थी। हे भगवान, उस बच्चे! मैंने उससे बस कुछ ही मिनट बहस की थी और मैं थक गई हूँ। सना पीठ के बल गिर पड़ी और मुलायम बिस्तर पर उछल पड़ी। उसने दिन भर की सारी योजनाएं पहले ही बना ली थी और उसे झपकी लेने का मन कर रहा था। लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसे कुछ याद आया। ठीक है। सना पेट के बल लुढ़क गई और उठकर बैठ गई। वह बिस्तर से उछलकर अपनी स्टडी डेस्क पर गई और अपना लैपटॉप खोला, जो उसने कल रात हैंस के स्टडी रूम से लिया था। सना ने जल्दी से कुछ टैब खोले, जिनमें समाचार लेख और कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिख रहे थे। उसने अभी तक अपना पैसा नहीं भुनाया था, लेकिन अगर उसे ताज़ा घटनाओं की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। शेयर ट्रेडिंग एक जोखिम भरा काम है। इसके लिए समय और बाजार की समझ की जरूरत होती है। अगर वह मोटी कमाई करना चाहती थी तो उसे पहले से ही अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनानी होगी। अपने पहले जीवन में सना को पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसका ध्यान उपाधियों, उपलब्धियों और प्रतिष्ठा पर ज्यादा था, ऐसी चीजें जिन पर उसके परिवार को गर्व हो। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि उसके भाई उसे देखें, स्वीकार करें और उनके परिवार का एक सच्चा सदस्य बने। यही वजह थी कि उसे 2 PhD की उपाधियां मिली। हालांकि उसकी पूरी कोशिश भी काफी नहीं थी। इस जिंदगी में उसे समझ आ गया था कि पैसा बहुत जरूरी है। अगर वह जल्दी घर छोड़ना चाहती थी तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी शर्तों पर और अपने दम पर गुजारा कर सके। जिंदगी में इस दूसरे मौके का क्या फायदा अगर वह गुजारा करने के लिए कई पार्ट टाइम नौकरियां करती रही। जैसा और उसके पति द्वारा 13 वर्षों तक शोषण किए जाने के बाद शुरुआती पूंजी प्राप्त करना सार्थक होना चाहिए। जबकि सना वर्तमान घटनाओं से परिचित होने में व्यस्त थी, चार्ल्स और एलिसन अपने कमरे में दिल खोलकर बातें कर रहे थे। मुझे खेद है कि मैंने आपको तुरंत नहीं बताया। चार्ल्स ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए आह भरी और वे दोनों एक दूसरे के पास बैठ गए। एलिसन मुस्कुराई, मैं समझती हूँ चार्ल्स, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो क्या हमें सना को बताना चाहिए? चार्ल्स थोड़ा चिंतित हुआ। अगर हम उससे यह बात छिपाएं तो यह अन्याय होगा। आखिरकार यह उसकी अपनी तरक्की के लिए है। सना कंपनी में किसी भी समस्या को सुलझाने में माहिर है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह इस बारे में सोच समझकर बात करेगी। मुझे पता है, एलिसन ने आह भरी, मैं उससे यह बात छिपाने के बारे में नहीं सोच रही। बस। उसकी आंखों में कड़वाहट झलक रही थी और वह चुप हो गई। जब वह पहली बार सना से मिली तो उसने महसूस किया कि उसके दिल में यह मातृत्व भावना किसी भानुमति के पिटारे की तरह फूट पड़ी है। मानो वह बस उसे लाड़ प्यार करना चाहती थी और उसे अपने प्यार से भर देना चाहती थी। हालांकि वे ऐसा कर रहे थे, फिर भी उन्हें लग रहा था कि यह काफी नहीं है। लेकिन अब उसके पति उसे बता रहे थे कि प्रोफेसर सिंह सना को अपनी प्रशिक्षु बनाना चाहते हैं। यह सना के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि भविष्य में यह उसके लिए अच्छा होगा। फिर भी एक माँ के रूप में सना अभी भी बच्ची ही थी। 13 साल की उम्र में भी सना एक नन्ही बच्ची जैसी छोटी और प्यारी थी। वे उसे इतनी जल्दी असली दुनिया में कैसे भेज सकते थे? अली, चार्ल्स ने उसका हाथ दबाया, उसके नजरें मिलाने का इंतजार करते हुए। हम उसे अभी नहीं भेज रहे। इन कामों में थोड़ा वक्त लगता है। चलो ज्यादा देर न करें और उसके साथ समय का आनंद लें। लेकिन अगर वह तुरंत जाना चाहे तो क्या होगा? एलिसन की आंखें भर आईं, जबकि चार्ल्स मुस्कुराया। उन्होंने हेंस से भी यही बात पूछी। हेंस ने जाने से पहले मुझसे पूछा।
उसने कहा, मेरे लिए माता पिता होना क्या होता है। उसकी आंखों में कड़वाहट थी और वह आगे बोला, इससे मैं सोचने लगा, अली, हमारे लिए माता पिता होना क्या होता है। मैं पहले से ही इस बारे में सोचता रहा था और अब जाकर मुझे इसका जवाब मिला। अपने बच्चों को पंख फैलाकर आसमान में उड़ने देना भी माता पिता होने का एक हिस्सा है। हम उनके पंख सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ देते क्योंकि हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने आगे कहा। आखिरकार उन सभी का अपना जीवन होगा। संयोग से सना के पंख जल्दी निकल आए। ये तय करना हमारा काम नहीं है कि वह उन्हें तुरंत फैलाए या थोड़ी देर और घोंसले में रहे। उसकी बातें एलिसन को चुभ गईं। वह ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसका पति सही था। और क्या कहूं, उसने बार बार आह भरी। मैं उसे बाद में बताऊंगी। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही दोनों में सहमति बनी, चार्ल्स को अचानक एक संदेश मिला। उसने अपना फोन उठाया और उसे चेक किया। एलिसन ने तुरंत ही उसके मूड में थोड़ा बदलाव महसूस कर लिया। उत्सुकतावश उसने पूछा, ये कौन है? ये सना की आंटी थी। उसने गहरी सांस ली। वो कह रही है कि वो अपनी असली भतीजी से मिलना चाहती हैं। नीना। चार्ल्स का चेहरा कठोर हो गया। सना के बेनेट्स के पास लौटने के एक हफ्ते बाद जेसा हैंस को लगातार संदेश भेजती रही। जब चार्ल्स को इस बारे में पता चला तो उसने उससे बात करने की जिद की। क्या वह नीना को चाहती है? एलिसन की आंखें चिंता से घूम गईं। लेकिन क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती? मुझे नहीं मालूम। उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि नीना उनकी सगी बेटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पिछले 13 सालों से उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। इसलिए वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि जेसा क्या करने वाली है। आखिरकार अगर जेसा बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ती तो उसका हक बनता ही था, क्योंकि नीना की असली मां की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद बच्चे की पूरी कस्टडी उसे ही दी गई थी। जेसा जैसी महिला पर नजर रखी जानी चाहिए। अगर जेसा उनसे सना और नीना में से किसी एक को चुनने को कहे तो क्या होगा? क्या उन्हें उस बेटी को छोड़ना पड़ेगा जिसे वे अपनी समझते थे? क्योंकि निश्चित रूप से वे अपनी असली बेटी को किसी और को नहीं दे सकते थे। एक बार फिर दंपति चिंता में पड़ गए। उत्तर कल या आज बाद में अध्याय 18 से आगे के अध्यायों को लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको ये किताब पसंद आए है तो कृपया अध्यायों को अनलॉक करके विशेषाधिकार खरीदकर, टिप्पणियां और समीक्षाएं लिखकर और पावर स्टोन्स और गोल्डन टिकटों पर वोट देकर इस किताब का समर्थन करें। अध्याय 25 वह भाग्यशाली रही। कॉटेज परिवार में जेसा द्वारा सना के माता पिता को संदेश भेजे जाने के बाद युगी और यूरी उत्सुकता से आगे झुक गए। माँ, क्या वे मान गए? युगी ने बेचैनी से पूछा। उन्होंने क्या कहा? यूरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। जेसा ने अपने बच्चों पर नजरें गड़ा दी और अपनी बाहें क्रॉस करके बैठ गई। वह लिविंग रूम में सोफे पर पीठ टिकाकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे पहले मुझसे मिलेंगे। दोनों बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह अच्छी बात है या नहीं। चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी मां ने ये कर लिया है, जेसा ने आश्वस्त करते हुए कहा। उसकी चालाकी उसकी आंखों में झलक रही थी। जब सना घर छोड़कर चली गई तो जेसा को भी लगा कि घर थोड़ा खाली और बड़ा हो गया है। सना परिवार की रक्षक थी। शुरू में जेसा को लगा कि सना अपने असली परिवार के साथ ज्यादा बेहतर है। फिर भी वह ये जानने को उत्सुक थी कि बेनेट्स परिवार कैसा है, इसलिए उसने थोड़ी खोजबीन की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बेनेट परिवार बहुत अमीर है। खैर, उसे जो मुआवजा राशि मिली उससे उसे पहले ही पता चल गया था कि वे हैं। हालांकि कुछ समय बाद उसके जुड़वां बच्चे लगातार हंगामा करते रहे। वे कुछ कुछ बोलते भी रहे। शुरू में तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा उतना ही उस पर इसका असर होता गया। सना बेनेट परिवार की बहुत पहले खोई हुई बेटी थी। उस परिवार को उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि एक और बच्चा सना की जिंदगी जी रहा था। उस बदमाश जेसा को उस बच्चे के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा जिसने सना की जिंदगी छीन ली। वह बिल्कुल अपनी कृतघ्न और लालची मां जैसी है। अगर मैं उस बदमाश को अपनी प्रतिभाशाली भतीजी को परेशान करने दूंगी तो मैं जेसा कॉटेज नहीं बन पाऊंगी। अपनी मां की बात सुनकर युगी और यूरी ने खुलकर सिर हिलाया। मां, बिल्कुल सही। वह बदमाश सना को जरूर धमकाकर अपना इलाका पक्का करेगा। युगी अमीर लोगों की समस्याओं के बारे में सोचते हुए चिल्लाया। उन्होंने इसे नाटकों में देखा है, लेकिन वह दयालु हो सकती है। जब युगी ने उसे घूरा तो यूरी चुप हो गई। बकवास, वह चिल्लाया, उसके मन में उठ रहे विचारों से लगभग क्रोधित होकर। वह बदमाश हमारी सना को बहुत परेशान करेगा और सना इतनी दयालु है कि बदला नहीं ले सकती। अगर हम उसके परिवार के नाते कुछ नहीं करेंगे तो हम उसके लायक नहीं हैं। बदला लेने के लिए बहुत दयालु। यूरी ने अपने जुड़वां भाई को देखा, जो ये भूल गया था कि सना कितनी क्रूर हो सकती है। जेसा अपने बेटे की बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। अगर यूरी बीमार न होता और उसे महंगे इलाज की जरूरत न पड़ती तो वह सना को वापस भी नहीं देती। बच्चा उसकी आर्थिक स्थिति का एक हिस्सा था, लेकिन इतने सालों में सना भी उसके लिए बड़ी हो गई थी। बस बहुत हो गया। जेसा ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके चेहरे से आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास झलक रहा था। तुम्हारी मां संभाल लेगी। उस बदचलन को पता नहीं कि हमारे परिवार ने इतने सालों में क्या क्या झेला है।
सिर्फ किस्मत से उसे आसानी नहीं मिल सकती। बेनेट हवेली में वापस आकर दिन आश्चर्यजनक रूप से शांत बीता। जब रात का खाना आया तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। आमतौर पर स्लेटर खाने के बीच में या आखिर में गुस्से से पेश आना शुरू कर देता था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता था। दंपत्ति ने अपने बच्चों पर नजरें गड़ा दी, उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। किसी ने कोई बहस नहीं की और खाना खा लिया। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने विनम्रता से माफी मांगी और अपने अपने बेडरूम में चले गए। कुछ संक्षिप्त मामलों को निपटाने के बाद एलिसन सीधे सना के कमरे में चली गई। सना, उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से सना की धीमी आवाज सुनकर एलिसन ने दरवाजा खोला। उसने अंदर झांका, उसकी नजरें अपनी बेटी को ढूंढने लगी और फिर देखा कि सना बालों में तौलिया बांधे दरवाजे की तरफ आ रही है। मम्मी, कुछ गड़बड़ है क्या? उसकी गोल आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। उसके गोल मटोल गालों पर प्राकृतिक लालिमा उसकी गोरी और चिकनी त्वचा पर चार चांद लगा रही थी। एलिसन अंदर आते ही उसे बहुत प्यारा लगने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं तुमसे बस कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुम्हारे बालों में कंघी कर दूं? सना की आंखों में थोड़ी देर के लिए झिझक झलकी, फिर वह मुस्कुराए। इतना कहकर एलिसन और सना बिस्तर के किनारे बैठ गईं। सना एलिसन की ओर पीट करके बैठी थी और अपनी मां के कोमल हाथों से अपने उलझे हुए बालों को सुलझा रही थी। हर ब्रश में कोमलता और सावधानी थी। इससे सना को थोड़ी गुदगुदी और नींद आ रही थी। एलिसन की उपस्थिति से माहौल भी गर्माहट भरा लग रहा था। सना ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और अपने चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को रोक नहीं पाए। उसकी मां हमेशा से ही कोमल रही थी, यहाँ तक कि उसके पहले जन्म में भी। हालांकि 5 बच्चों की परवरिश करते हुए उसे उन सभी को समान रूप से प्यार और देखभाल देनी थी। हो सकता है कि उनमें कुछ कमियां रही हो, लेकिन सना जानती थी कि उसके माता पिता परिपूर्ण नहीं हैं, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसलिए वह उनसे नफरत नहीं कर सकती थी। यह अच्छा होगा यदि वह सिर्फ उसकी बच्ची हो। सना ने इस विचार से छुटकारा पाने के लिए मन ही मन अपना सिर हिलाया। सना। एक लंबी खामोशी के बाद एलिसन की कोमल आवाज शांत हवा में गूंजी। क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? सना ने एलिसन की ओर देखा, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। एलिसन मुस्कुराए। मुझे पता है कि बहुत कुछ हुआ है और चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही थीं। मुझे चिंता है कि तुम्हें एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल नहीं, सना मुस्कुराए। मम्मी और पापा मेरा ख्याल रखते हैं। बटलर जेन मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं और मैं हमेशा अंकल हैंस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं ठीक हूँ। सब मेरे साथ बहुत दयालु रहे हैं, इसलिए मुझे एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। एलिसन ने राहत की सांस ली। तुम्हारे भाइयों के बारे में? मम्मी, मुझे लगता है कि मेरे बाल अभी भी यहाँ उलझे हुए हैं। सना ने उसे अपने बालों का एक हिस्सा दिखाया और एलिसन तुरंत अपनी बेटी के संकेत समझ गई। सना अभी अपने भाइयों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि एलिसन अपनी बेटी को दोष नहीं दे सकती थी। उसके बेटे हमेशा से ही उससे दूर दूर रहते थे और स्लेटर हमेशा सना को तंग करता था। अगर वे स्लेटर से बात भी करते तो उन्हें पता था कि उनके सबसे छोटे बेटे को खुलने में बहुत समय लगेगा। आखिरकार स्लेटर को कभी बदलाव पसंद नहीं थे। एलिसन के बालों में कंघी करते हुए उसकी उदास मनोदशा को भांपते हुए सना बोली, मम्मी, मेरे भाई भले ही मेरे साथ न खेलें, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वे बिना कोई सवाल किए मेरी मदद करेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जरूरत पड़ने पर मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। सना की पीठ देखते ही एलिसन का चेहरा नर्म पड़ गया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि सना उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही है। उसे अजीब लगा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे दिलासा दिया। सना, क्या तुम माँ का सामना कर सकती हो? एलिसन ने सना की मदद की और उनके आमने सामने होने तक इंतजार किया। उसने सना के कोमल हाथों को थाम लिया, मुस्कुराए और हल्की सी आह भरी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी फैसला हो, माँ और पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सना की भौहें ऊपर उठ गईं, उसकी गोल आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। जब एलिसन के होंठ खुले और उसके मुंह से शब्द निकले तो सना के चेहरे का भाव धीरे धीरे जिज्ञासा से आश्चर्य में बदल गया। अध्याय 26। एक चूहा। प्रोफेसर सिंह आपको असाधारण मानते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आप उनके प्रशिक्षु बने। बेशक ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और यह आपकी मर्जी है कि आप इसे स्वीकार करें या नहीं। एलिसन ने यही कहा था। ये सुनकर सना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सरलीकृत विधि से बस एक समीकरण हल किया। हालांकि एलिसन की आंखों का जायजा लेते हुए उसके विचार रुक गए। एलिसन के चेहरे पर एक अनिच्छा का भाव था, जो एक ऐसी मां से अपेक्षित था जो अभी भी अपने बच्चे की देखभाल करना चाहती थी। साथ ही वह उसे सहारा देने की कोशिश भी कर रही थी। खैर, हमें कोई जल्दी नहीं है, एलिसन मुस्कुराए। जितना समय चाहिए फैसला ले लो, तब तक मैं तुम्हारा थोड़ा और ध्यान रखूंगी। एलिसन ने अपनी बेटी को सुला दिया और नाइट लैंप खुला रखा। जब सना गहरी सांसें लेने लगी तो उसने उसके माथे को चूमा और उसके बालों को सहलाया। जब एलिसन चली गई तो सना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वाह, उसे यकीन नहीं हुआ। मुझे इस घर से बाहर जाने की इजाजत मिल रही है। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि यही तो वो चाहती थी।
लेकिन उसकी आंखों का उत्साह धीरे धीरे कम होता गया। सना बिस्तर से उठकर अपनी स्टडी डेस्क पर चली गई। वर्तमान घटनाक्रम पर नजर डालते हुए उसने अपनी त्रुटि को हाथों से सहारा दिया। इस जीवन में भी प्रोफेसर सिंह कहते हैं कि उन्हें मुझमें क्षमताएं दिखती हैं। हालांकि इस बार ये बहुत पहले हो गया है। ये सुनकर वह खुश तो हुई, लेकिन अफसोस, क्या मैं फिर से एक ही जगह अटकी रहूंगी। उसने अपनी पहली जिंदगी पढ़ाई और शोध में बिताई। हालांकि कुछ अच्छी बातें भी थीं, सना एक ही जगह अटकी नहीं रहना चाहती थी। उसकी योजना जल्दी रिटायर होने और फिर जिंदगी का आनंद लेने, दुनिया घूमने और शायद किसी तूफानी प्यार से मिलने की थी। वह एक ऐसा आदमी चाहती थी जो उसे अपने प्यार में पूरी तरह से डुबो दे। रोमांस के बारे में सोचते ही उसका चेहरा उदास हो गया। वह एक बूढ़ी औरत थी, दोनों जिंदगियां एक साथ जी रही थीं, फिर भी उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि असली रोमांस कैसा होता है। 13 साल की उम्र में डेटिंग के बारे में सोच रही हूँ। मेरे माता पिता चिंतित हो जाएंगे अगर उन्हें पता चले कि मैं अपने भविष्य के रोमांस के बारे में सोच रही हूँ। मैं इसके लिए बहुत बड़ी हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान लैपटॉप पर केंद्रित कर लिया। वह अपने क्षेत्र के सबसे सम्मानित प्रोफेसरों में से एक की प्रशिक्षु बनने के विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उसे इसका जवाब पहले से ही पता था। फिर भी सना जानती थी कि अगर वह प्रोफेसर सिंह का मार्गदर्शन स्वीकार करती है तो उसे अन्य चीजों के लिए भी तैयार और सुसज्जित होना होगा। आखिरकार वह खुद को पहले जैसी स्थिति में नहीं डालना चाहती थी, जब सभी को पता चला कि कंपनी की मुख्य समस्या का समाधान उसी ने किया था। ये बहुत असुविधाजनक था। सना रात भर वर्तमान आर्थिक प्रवाह को पढ़ती रही जब तक कि वह सो नहीं गई। अगले दिन सना अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थी, तभी चार्ल्स ने अचानक रसोई घर में उस पर हमला कर दिया। सना, चार्ल्स ने उसके सामने बैठते हुए उत्साह से अपने हाथ रगड़े। उसने उसकी ओर देखा, उसकी गोल आंखें झपक रही थीं। पापा। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, हेन्स ने फोन किया। उन्होंने वही उपाय अपनाया जो आपने कल किया था और हमारी कंपनी बच गई। अगर मैं ऐसा न भी करूं तो भी आप और अंकल हेन्स कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मैंने तो बस अंकल हेन्स को लंबे समय तक तकलीफ से बचाया है, वह यही कहना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, निवेशक हमारे फोन पर भी व्यस्त थे, हमारे साथ व्यापार करना चाहते थे, उन्होंने उत्साह से कहा। ये सब आपकी वजह से है। सना अजीब तरह से मुस्कुराई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करे। वह बस अपना नाश्ता खाना चाहती थी। हेन्स ने जिस शेफ को बुलाया है वह कल आएगा। क्या आपको कुछ और चाहिए? कुछ समय अकेले। सना ने अपने होंठ भींच लिए जब उसने अपने पिता की आंखों में चमक देखी। वे बहुत खुश और उत्साहित लग रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पीछे एक अनिश्चितता का भाव भी था। उसने एक पल सोचा, यह मानकर कि उसके पिता तब तक उसे परेशान करना बंद नहीं करेंगे जब तक वह और इनाम नहीं मांग लेती। पापा, मुझे एक चूहा चाहिए। चूहा? चार्ल्स की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने सही सुना है, अपनी बात दोहराई। तुम्हें चूहा चाहिए? हाँ, मुझे एक चाहिए, उसने अपने लैपटॉप के लिए कहा। उसकी नजर अनायास ही उसके सिर पर बैठे मेढक पर गई और उसे उसकी बिल्ली की याद आ गई। उसे लगा कि उसकी बेटी को पालतू जानवरों में अजीब सा स्वाद है। ठीक है, चार्ल्स ने सिर हिलाया, तो मैं तुम्हारे लिए एक चूहा ढूंढ दूंगा, सबसे प्यारा। सना मुस्कुराई, ये सोचकर कि इससे उसे लैपटॉप के टचपैड की तुलना में नीचे स्क्रॉल करने में ज्यादा समय बचेगा। सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बेटी केवल सर्वश्रेष्ठ की हकदार है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे प्यारा चूहा लाकर दूंगा। उसने गर्व से घोषणा की और उसने फिर कोई बहस नहीं की। सना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने नाश्ते का आनंद लिया। उसे सचमुच लगा कि वह और उसके पिता एक ही सोच रखते हैं। चार्ल्स खुशी से उसे देखता रहा जब तक कि उसे फोन नहीं करना पड़ा। जैसे ही चार्ल्स अपने अध्ययन कक्ष में वापस गया, उसने सना के अनुरोध के लिए हेन्स को बुलाया। हेन्स, सना को एक और पालतू जानवर चाहिए। जैसे ही हेन्स ने फोन उठाया, उसने कहा। दूसरा। चार्ल्स बेबसी से मुस्कुराया, मुझे लगता है मेरी बेटी को जानवरों से बहुत लगाव है। इस बार वह क्या चाहती है? हेन्स ने इस मामले को चार्ल्स की तरह ही गंभीरता से लिया। सना उनकी रक्षक थी और उसकी वजह से ही वे आखिरकार निश्चिंत हो पाए। अगर वह मांगती तो वे उसे जो भी चाहिए होता दे देते। एक माउस। हेन्स अपने दफ्तर में ठिठक गया और भौहें सिकोड़ ली। चूहा? क्या उसके पास बिल्ली नहीं थी? क्या वह इसे अपनी बिल्ली को खिलाने की योजना बना रही थी? यह अजीब संयोजन है, लेकिन यही तो वह चाहती है। चार्ल्स ने आह भरी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे सबसे प्यारा चूहा लाऊंगा और मुझे ये करना ही है। इस तरह वह अपने पिता से प्रभावित हो जाएगी। क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे लिए कुछ मीटिंग्स कवर कर सकते हो? जरूर। धन्यवाद। हेन्स को लगा कि चार्ल्स कॉल खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने कहा, चार्ल्स। हाँ। बच्चे बदलने की जांच। हेन्स रुक गए क्योंकि उन्हें तुरंत दूसरी तरफ से मूड में बदलाव महसूस हुआ। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक गलती नहीं है। ये सुनकर चार्ल्स ने सावधानी से दरवाजा बंद कर लिया। मैं अभी अभी अध्ययन कक्ष में पहुंचा हूं। बोलो। चार्ल्स, मुझे लगता है कि बच्चों की अदला बदली जानबूझकर की गई है।
दबाव के बावजूद नस के होंठ भींचे हुए हैं, लेकिन नीना की जैविक मां को देखने के बाद हमें उसकी गर्भावस्था के दौरान कुछ अजीबोगरीब गतिविधियां नजर आईं। उसे प्रसव से पहले एक बड़ी रकम मिली थी और मुझे बताया गया था कि उसकी नियत तारीख असल में एलिसन के कुछ हफ्ते बाद थी। मुझे लगता है यही वजह है कि नीना बचपन में अक्सर बीमार रहती थी। इस समय तक चार्ल्स अपनी मेज पर पहुंचकर बैठ चुका था। जब उन्हें पता चला कि नीना उनकी बेटी नहीं है तो उन्हें तुरंत शक हुआ कि उनकी असली बेटी भी किसी अमीर परिवार में है। आखिरकार जिस अस्पताल में एलिसन ने उनके बच्चों को जन्म दिया था वह एंटिका के सबसे महंगे निजी अस्पतालों में से एक था। फिर भी रीड परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। खोजते रहो हिंस। चार्ल्स का चेहरा काला पड़ गया। सना के सामने उसका बचपना अब गायब हो गया था। और एलिसन और मैं जेसा कॉटेज से भी मिलेंगे। मैं देखूंगा कि उसे कुछ पता है या नहीं। अध्याय 27। सीधे मुद्दे पर। चूंकि सोमवार था, घर में आम दिनों से ज्यादा शांति थी और सना इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। वह अपने भाई बहनों के प्रति भले ही उदासीन दिख रही हो, लेकिन वह उनके साथ सावधानी भी बरत रही थी। उसके माता पिता ने भी उसे बताया कि उनकी कुछ पूर्व निर्धारित जिम्मेदारियां हैं और वे साथ साथ चले गए। अंततः कुछ समय अकेले चुनचुन और टियाना को खेलते देख सना अपने गालों को हाथों से सहारा दे रही थी। वह घास पर पैर क्रॉस करके बैठी थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। मिस सना, मैं आपके लिए संतरे का जूस लाया हूँ। सना ने ऊपर देखा तो बटलर जेन उसके बगल में संतरे के जूस का गिलास रख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने ट्रे को सामने सीधा पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपनी झुकी हुई मुद्रा बनाए रखी ताकि ऊपर देखते हुए उसकी गर्दन न दुखे। धन्यवाद बटलर जेन। बटलर जेन ने अपने पालतू जानवरों की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। मिस सना, मैंने देखा कि आप चुनचुन और टियाना को पशु चिकित्सक के पास नहीं ले गई। क्या मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लूं? ओह, सना के होठों ने वो आकार बना लिया जैसे उसे एहसास हुआ। सही कहा, कितने गैरजिम्मेदार माता पिता हैं। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया बटलर जेन। और हाँ, कृपया मुझे अपॉइंटमेंट लेने में मदद करें, लेकिन हो सके तो गुरुवार को नहीं। बटलर जेन के माथे पर लकीरें उभर आईं। गुरुवार को क्यों नहीं? हालांकि उसने पूछा नहीं। बहुत अच्छा, मैं अभी कर दूंगा। बटलर जेन ने अपॉइंटमेंट लेने के लिए माफी मांगी। जब वह चला गया तो सना उसकी पीठ पर नजर गड़ाए रही। मैंने उस बच्चे से वादा किया था कि वह उनसे केवल गुरुवार को ही मिल सकेगा। सना ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह अपना वादा पूरा करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपना वचन दिया था। जैसे ही सना संतरे के जूस का गिलास लेकर सुकून के पल बिताने लगी, बटलर जेन वापस आ गया। उसने उसे बताया कि उसने बुधवार को अपॉइंटमेंट ले लिया है। हालांकि अपना संदेश देने के बाद भी बटलर जेन वहीं रुका रहा। सना ने धीरे से अपनी नजर बटलर जेन पर घुमाई, जो उससे एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए था। हालांकि ये दूरी अभी भी इतनी नहीं थी कि वह उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर सके। बटलर जेन, सब ठीक तो है? उसने उत्सुकता से पूछा। तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या मैं आपका समय खराब कर रहा हूं मिस सना? वास्तव में नहीं, लेकिन इससे मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मुझे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। ये सुनकर बटलर जेन ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। माफी चाहती हूँ मिस सना, मुझे नहीं लगा था कि इससे आपको असहजता महसूस होगी। वैसे तो यह असहज नहीं था, लेकिन इससे वह चिंतित थी। बटलर जेन, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया क्योंकि अगर कोई समस्या नहीं होती तो उसके दिमाग में यही एकमात्र स्पष्टीकरण आता। बटलर जेन बेबसी से मुस्कुराए। तुम्हारे भाई और मिस नीना स्कूल गए हैं और तुम्हारे माता पिता किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। मुझे लगा कि अगर तुम यहाँ अकेली रहोगी तो तुम बहुत अकेली हो जाओगी। सना का दिल उसके कार्य के पीछे के विचार से गर्म हो गया। बटलर जेन, मुझे अकेले रहने में जरा भी दिक्कत नहीं है। उसने कहा, सच कहूं तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी अकेले समय बिताया हो। मैं ये नहीं कह रही कि सबकी संगति बुरी होती है, लेकिन मुझे भी ऐसे समय में मजा आता है। इसलिए बुरा मत मानना, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी नजरों में वह थोड़ी उदास क्यों दिख रही थी? बटलर जेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि सना जब भी बोलती थी कितनी परिपक्व लगती थी। उसके हर शब्द में अक्सर ईमानदारी और बुद्धिमत्ता झलकती थी। यहाँ तक कि उनके जैसे बुजुर्ग भी इस बच्ची के व्यक्तित्व और प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। सना अभी भी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली भी थी। तो मैं आपके अकेले समय में खलल नहीं डालूंगा। हालांकि अगर आपको किसी के साथ की जरूरत है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बोर न करूं। हे, दरअसल मैं भी अंदर जा रहा हूं। बटलर जेन, क्या तुम लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? इस बीच शहर के बीचों बीच एक 5 सितारा रेस्टोरेंट के प्राइवेट डाइनिंग रूम में बैठी जेसा ने ऊंची भौहों से चारों ओर देखा और अपने गालों को चूसते हुए आसपास के माहौल का जायजा लिया। हाँ, क्या शानदार रेस्तरां है। उसने सोचा कि अमीर लोगों के रेस्तरां भी उन रेस्तरां से अलग होते हैं जहां वह जाती है। चूंकि एलिसन और चार्ल्स अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए जेसा ने अपना फोन निकाला और एक सेल्फी ली। उसने अपना आकर्षक बैकग्राउंड दिखाने के लिए अपनी बाह आगे बढ़ाई।
लेकिन जब उसने बाहर अटेंडेंट की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपना फोन रख दिया और अपनी मुद्रा फिर से बना ली। सना के माता पिता के अंदर आते ही जेसा ने अपनी ठुड्डी ऊंची कर ली। वे उसके सामने बैठे थे, दोनों शांत थे, मानो वे सोच रहे थे कि क्या कहें। तो आप सना के माता पिता हैं, है ना? जेसा ने दंपति का आकलन करते हुए सिर हिलाया। एलिसन की खूबसूरती सौम्य और नाजुक थी। उसके काले बालों में हल्के हल्के कल थे जो उसके पतले कंधों तक पहुंच रहे थे। उसके कपड़े संयमित लेकिन सुरुचिपूर्ण थे। हालांकि उसने सिर्फ अपनी शादी की अंगूठियां ही पहनी थी, फिर भी उसमें कुलीनता का आभास झलकता था। दूसरी ओर चार्ल्स का चेहरा अंडाकार था। वह सिर से पांव तक साफ सुथरा दिखता था और उसकी त्वचा पर कोई दाग धब्बे नहीं थे जिससे कोई भी महिला ईर्ष्या कर सकती थी। उसके कंधे न तो चौड़े थे और न ही छोटे, लेकिन वह सीधा खड़ा था जिससे वह सम्मानजनक लगता था। उसकी भूरी आंखें और घनी पलकें भी थी। सना को जरूर अपनी आंखें उसी से मिली थीं। दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसे लग रहे थे, जिससे जेसा जोर से बोली। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस जोड़े को जरूरत से ज्यादा देर तक घूर रही थी। सबसे पहले हम आपको इतने सालों तक सना की देखभाल करने के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। एलिसन की कोमल आवाज ने सन्नाटा तोड़ा और जेसा को एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसे लगा कि अगर वे जेसा से दोस्ताना अंदाज में बात करें तो उसे ज्यादा सहज महसूस होगा। लेकिन जेसा में एलिसन जैसी चतुराई नहीं थी। हाँ, अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं अगले 50 सालों तक अपनी सना की देखभाल करती। जेसा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मेरे साथ ज्यादा घुल मिल मत जाना। मैं यहाँ सिर्फ बातें करने और सारा श्रेय लेने नहीं आई हूँ। सना हमारे परिवार का एक अनमोल हिस्सा बन गई है, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। दंपत्ति अपनी नाराजगी बड़ी मुश्किल से छिपा पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जेसा उनकी बेटी की देखभाल सिर्फ इसलिए करती है। इस मोड़ पर भी उन्हें उसी व्यक्ति का सामना करते हुए बहुत संयम बरतना पड़ा जिसने उनकी बच्ची का शोषण किया था। आप क्या चाहती हैं, मिसेज कॉटेज? चार्ल्स ने बिना कोई बात घुमाए पूछा। आपने हमसे संपर्क क्यों किया? सीधी बात, मुझे पसंद है। जेसा खुश हुई। ठीक है, चूंकि हम सीधे बात कर रहे हैं इसलिए मैं गोलमोल बात नहीं करूंगी। मुझे मेरी असली भतीजी वापस दे दो। सना पहले से ही तुम्हारी कस्टडी में है और मैं नहीं चाहती कि उस कुतिया का बच्चा उसे तकलीफ दे। जेसा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें भी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरकार मैं भी तो तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस बच्चे को दूर भेजने का एक वाजिब कारण दे रही हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए कि सना को कैसा महसूस हो रहा होगा जब उसे उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी साझा करनी पड़ रही होगी जिसने बेशर्मी से उसकी जिंदगी छीन ली बिना किसी पछतावे के। अध्याय 28 दोनों तरह से नहीं हो सकता। शुरुआत में बेनेट दंपत्ति इस मामले को बड़ों की तरह सुलझाने के लिए जेसा से मिलने गए। हालांकि एक बच्चे से बात करने के उसके बेरुखे और निर्दयी तरीके ने दंपत्ति को जल्द ही हतोत्साहित कर दिया। तुम्हें भी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरकार मैं भी तो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस बच्चे को दूर भेजने का एक वाजिब कारण दे रहा हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए कि सना को कैसा महसूस हो रहा होगा जब उसे उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी साझा करनी पड़ रही होगी जिसने बेशर्मी से उसकी जिंदगी छीन ली बिना किसी पछतावे के। एलिसन ने अपनी गोद में हाथ रखते हुए कहा, श्रीमती कॉटेज, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूँ कि हमने नीना को 13 साल तक पाला है। हालांकि वह हमारी जैविक बेटी नहीं है, फिर भी हम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। तो क्या मुझे सना को वापस ले लेना चाहिए? जेसा गुस्से से बोली, मैंने भी 13 साल तक सना को पाला है और भले ही वो मेरी सगी भतीजी नहीं है, फिर भी मैंने उसे अपनी बेटी जैसा ही पाला है। उसे अपनी बेटी समझो। एलिसन के कंधे गुस्से से कांप उठे। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने हमारी बेटी को अपनी बेटी समझा, जबकि तुमने बचपन से ही उसका शोषण किया है? चार्ल्स ने अपनी पत्नी की कांपती मुट्ठी पकड़ ली, क्योंकि एलिसन की आवाज भी तेज हो रही थी। अली, शांत हो जाओ। नहीं, एलिसन अड़ी हुई थी, उसकी आंखों के कोने दबे हुए गुस्से से लाल थे। मिसेस कॉटेज, क्या आप एक बच्चे के बारे में इतनी बेरुखी से बात करती हैं? भले ही नीना की मां के साथ आपके रिश्ते अच्छे न हो, लेकिन बच्चे का इससे क्या लेना देना? जेसा ने अपनी बाहें क्रॉस करके ठुड्डी ऊपर उठाई हुई थी। एलिसन की मौजूदगी में वह एक दुष्ट मां लग रही थी। मुझे मत बताओ कि कैसे बात करनी है, क्योंकि एक तो तुम उस औरत को नहीं जानते। दूसरी बात, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न ही एक बुरा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। तुम्हें यह अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दोनों लालची लोग हो। तुम अपनी बेटी को वापस कैसे चाहते हो और दूसरी बेटी को कैसे रख सकते हो जो तुम्हारी है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जेबें भारी हैं। तुम दोनों चीजें नहीं ले सकते। जेसा ने हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उस नकली बेटी में असली बेटी को रास्ता देने की शालीनता नहीं है। उसने अपनी मां की तरह ही जीवन जिया है और तुम जैसे लोगों ने ही उसका पालन पोषण किया है। आप एलिसन। चार्ल्स ने एलिसन का हाथ भींच लिया, उसकी आवाज सख्त थी। जब उसकी पत्नी ने उसका सामना किया तो उसने सिर हिलाया। एलिसन का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। उसने इतने लंबे समय से इतना गुस्सा कभी महसूस नहीं किया था कि उसकी आंखें भर आईं। फिर भी जेसा को जरा भी चिंता नहीं हुई जो कुछ भी कहा गया। बस जेसा के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। श्रीमती कॉटेज, मुझे पता है कि हम उन दोनों को अपने पास रखने की चाहत में लालची हो रहे हैं, चार्ल्स ने शांत स्वर में कहा।
सना हमारी सगी बेटी है और दूसरी तरफ नीना एक बच्ची है जिसे हमने बचपन से पाला है। क्या हम इसके लिए कोई और समाधान निकाल सकते हैं? मैंने और मेरी पत्नी ने वादा किया है कि हम दोनों की बराबर देखभाल करेंगे। जेसा ने नाक भान सिकोड़ी। तुम मुझे समझ नहीं रही हो, हेन्ना। तुम्हें उन दोनों की बराबर देखभाल करने की क्या जरूरत है? ये बकवास है। मैं सना को वापस ले जाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। एलिसन ने उपहास किया। तुमने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, लेकिन अब मेरे पास बहुत पैसा भी है। मैं सबसे अच्छे वकील रख सकती हूँ और एक बार जब मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगी तो वे जरूर सोचेंगे कि मैं इस मामले में कुछ कह सकती हूँ। जेसा ने अपना आलीशान बैग उठाया जो उस जोड़े के पैसों की बदौलत वह खरीद पाई थी और खड़ी हो गई। मैं तुम दोनों को एक मौका देती हूँ। मुझे मेरी भतीजी लौटा दो या उस औरत की बेटी को भेज दो। और मैं सना से मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि उसकी हालत कैसी है। मुझे तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं है कि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और मैं तभी मानूंगी कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है जब मैं खुद अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करूंगी। अपनी बात कहने के बाद जेसा चली गई, शानदार अंदाज में। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, निजी डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। एलिसन कमजोर महसूस कर रही थी। उसने अपना एक हाथ मेज पर टिका रखा था और दूसरा हाथ कनपटी पर। उसका गुस्सा उसके सिर तक पहुंच गया था जिससे धड़कन बढ़ रही थी। उसे चक्कर और घुटन महसूस हो रही थी। अली, चार्ल्स ने उसके कंधों को सावधानी से पकड़ लिया। एलिसन ने गुस्से और निराशा दोनों से लाल आंखों से उसे देखा। उसने मुंह तो खोला लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। जैसा कि बातचीत का अंदाज और घमंडी व्यक्तित्व परेशान करने वाला था। हालांकि दंपत्ति चुपचाप यह मानने से खुद को नहीं रोक पाए कि उसकी बातों में कुछ सच्चाई जरूर थी। चाहे वे कितनी भी अपमानजनक क्यों न हो, उनमें कुछ कड़वी सच्चाई जरूर थी। वे लालची थे और दोनों ही चीजें चाहते थे, जबकि असल में उन्हें पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वे दोनों ही दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा नहीं पा सकते थे। चार्ल्स, एलिसन की आवाज कांप उठी और उसने अपने पीले होंठ दबा लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? चार्ल्स की आंखें चिंता और अनिश्चितता से भरी थीं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका हल निकाल लेंगे। मैं श्रीमती कॉटेज को शांत करने का कोई तरीका सोचूंगा ताकि हम सहमत हो सकें। ओह चार्ल्स, उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आह भरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे की परवरिश उस औरत ने की है। हम नीना को उसके पास नहीं जाने दे सकते क्योंकि मुझे डर है कि वह अपना गुस्सा उस पर निकाल देगी। चार्ल्स ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी भी यही भावना थी। जैसा जिस तरह से नीना की मां के बारे में बात कर रही थी, उसमें गहरी नाराजगी थी। वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि जैसा की देखरेख में सना को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। दंपति को अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही उनका ज़मीर उन्हें नीना को वापस देने की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसा उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकती है। कैसी कठिन दुविधा है। जब एलिसन शांत हुई तो दंपति को खाने की भी इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सीधे घर चले गए। पहुंचते ही चार्ल्स अपनी पत्नी की मदद कर रहा था क्योंकि जैसा से हुई बातचीत के बाद एलिसन की तबीयत ठीक नहीं थी। उसी समय सना एक किताब को गले लगाते हुए लाइब्रेरी से अपने कमरे की ओर वापस जा रही थी। उसने अपना सिर एक ओर झुका लिया। एलिसन पीली दिख रही थी जबकि चार्ल्स का चेहरा उदास था। वे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बाहर गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों पर कोई आफत टूट पड़ी हो। उसे 1 घंटे में क्या हुआ होगा जब वे बाहर थे। अध्याय 29। सब ठीक है पापा। एलिसन हमेशा से ही कमजोर रही थी, इसलिए चार्ल्स अक्सर उसकी सभी गर्भावस्थाओं के दौरान उसके साथ रहा। इसलिए उसे इतना पीला और कमजोर देखकर सना चिंतित हो गई। किताब को गोद में लिए सना अपने माता पिता के कमरे में चली गई। वह बस एलिसन की हालत के बारे में जानना चाहती थी, या शायद बटलर जेन से पूछकर अपनी चिंता कम करना चाहती थी। वह एलिसन की नींद में खलल नहीं डालना चाहती थी। सर, श्रीमती जेसा कॉटेज के साथ आपकी मुलाकात में क्या हुआ? बटलर जेन ने चिंतित होकर पूछा। चार्ल्स ने पीछे के दरवाजे की ओर देखते हुए आह भरी, अच्छा नहीं है। बटलर जेन ने केवल उन 2 शब्दों से ही तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ था। जेसा ही थी जिसने इतने सालों तक सना का पालन पोषण किया। बटलर जेन ने यह भी सुना था कि उस महिला ने बहुत कम उम्र में सना का शोषण किया था, उसे जुए और तरह तरह की चीजों में धकेला था। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जेसा किस तरह की महिला थी। सौभाग्यवश सना अपने विपरीत परिवेश के बावजूद एक प्रतिभाशाली और अच्छे व्यवहार वाली बच्ची के रूप में बड़ी हुई। दूसरी ओर चार्ल्स और एलिसन सना के असली माता पिता थे। दोनों अभी भी अपनी खोई हुई बेटी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सोचकर बटलर जेन को पछतावा हुआ। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जेसा से मिलने के बाद उस जोड़े को किस तरह की बहस और मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। बटलर जेन, अगर बच्चे बाद में आकर अपनी मां के बारे में पूछे तो उन्हें बता देना कि वह बस आराम कर रही हैं। चार्ल्स हल्के से मुस्कुराया। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, खासकर एटलस अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। बटलर जेन समझ गया। मैं उन्हें आश्वस्त कर दूंगा। धन्यवाद। जैसे ही चार्ल्स के मुंह से कृतज्ञता के शब्द निकले, उसने अपनी परिधि से एक बड़ी आकृति देखी। जब वह मुड़ा तो उसकी नजर सना की गोल आंखों पर पड़ी।
पापा, क्या आप आंटी जेसा से मिले थे? क्या उन्होंने मम्मी को परेशान किया था? क्या इसीलिए मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? उनके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा के भाव थे। उनकी आवाज कोमल और मासूम थी। चार्ल्स ने अपनी जीभ काट ली, जबकि बटलर जेन ने अपने होंठ कसकर दबाए रखे। वे एलिसन को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्हें अपनी बगल में पड़ी उस बड़ी और गोल आकृति का ध्यान ही नहीं रहा। सना, सब ठीक है। चार्ल्स नीचे बैठ गया और खिलखिलाकर मुस्कुराया। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, बस लंबी ड्राइव से थक गई हैं। लंबी ड्राइव? वे सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर गए थे और अगर उसने दूरी का अंदाजा लगाया तो जहां भी वे मिले वह जगह ज्यादा दूर नहीं होगी। सना ने क्षण भर सोचा। अपने पहले जन्म में जब जेसा ने उसे खुशी खुशी विदा किया था तो वह कुछ समय तक शांत रही, लेकिन जुए की लत के कारण जेसा ने जल्द ही नीना को ले जाने की धमकी देकर उसके माता पिता को और पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक जेसा ने पढ़ाई बंद कर दी और सना को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। वह सना के स्कूल में जाकर हंगामा मचाने लगी, जिससे सना के लिए ऐसी शरारती आंटी से दोस्ती करना मुश्किल हो गया। जुड़वा बहनें भी उसी स्कूल में दाखिला पाने में कामयाब हो गईं, जिससे सना के स्कूल जीवन में और भी डर पैदा हो गया। इसलिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो एलिसन और चार्ल्स के तनाव को समझ सकता था तो वह सना थी। पिताजी, मेरी चाची क्या चाहती हैं? उसने पूछा। उसकी गोल आंखें अभी भी प्यारी थीं, लेकिन उनमें गंभीरता भी झलक रही थी। चार्ल्स एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसने और बटलर जेन ने सहज ही एक दूसरे को देखा, फिर अपनी नजरें सना पर टिका दी। सना, सब ठीक है, चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह रुक गया क्योंकि उसकी बेटी ने बात को भटकाने की कोशिश पर भौहें चढ़ाईं। उसे हेन्स के शब्द याद आ गए। हेन्स के अनुसार सना को बच्चों जैसा व्यवहार पसंद नहीं था। अभी सना उससे एक सवाल पूछ रही थी और उसकी गहरी आंखों से पता चल रहा था कि उसे जवाब चाहिए था, दिलासा देने वाले शब्द नहीं। चार्ल्स हार मान गया। तुम्हारी आंटी तुम्हें देखना चाहती हैं, उसने कहा, क्योंकि जेसा की यही हालत थी। अगर चार्ल्स सना को जेसा से मिलने दे तो शायद उसे तसल्ली हो जाए। हालांकि उसे ऐसा भी लग रहा था कि वह सना को नीना के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जेसा के शब्दों को याद करके चार्ल्स खुद को कड़वाहट और पछतावे से भर गया। नीना को अपने पास रखने के लिए उसे सना का इस्तेमाल करके उसे उसी व्यक्ति से मिलवाना पड़ा जिसने उसका शोषण किया था। वह जेसा से किस तरह अलग था। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, चार्ल्स ने तुरंत जोर देकर कहा। उसे अफसोस था कि उसके मन में यह विचार भी आया। अगर वह अपनी बेटी को उसके उत्पीड़क का सामना करने देगा तो वह कैसा पिता होगा। जेसा पास भी नहीं आएगी तो फिर मैं उससे मिल लूंगी, सना ने दृढ़ता से कहा। सना, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं, उसने उसे सीधा किया। जेसा एक कीड़े की तरह थी जो अपनी यादें सिर्फ एक खास स्थिति में ही याद रख पाती थी। सना को जेसा को याद दिलाना पड़ता था कि उसे कैसे प्रशिक्षित किया गया है और वह ऐसा तभी कर सकती थी जब वह उससे मिले। सना को भी जुड़वा बच्चों की याद आती थी और वह जानना चाहती थी कि यूरी कैसा है। यह देखकर कि चार्ल्स अनिच्छुक था, सना ने अपने होंठ फैला दिए। पापा, चिंता मत करो, आंटी जेसा मेरे प्रति बहुत दयालु हैं और उन्होंने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। उन्हें और मनाने के लिए वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी स्वस्थ छोटी बाहों से उनके गले में लिपट गई। कोई बात नहीं पापा, डरो मत, मैं चार्ल्स बेनेट की बेटी हूं, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगी। चार्ल्स का चेहरा फट गया और उसका दिल बैठ गया। उसकी मीठी बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसका मन कर रहा था कि उसके नन्हे हाथों से उसकी पीठ थपथपाते हुए रो पड़े। बटलर जेन एक बार फिर प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही भावुक भी हुए। कितना प्यारा बच्चा है। चार्ल्स और एलिसन अपनी बेटी के साथ एक रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि पारिवारिक भावनाओं का प्रवाह इस जोड़े के लिए अपनी बच्ची से प्यार करने के लिए काफी था, फिर भी वे, खासकर चार्ल्स, हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि सना उनके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, चार्ल्स ने ध्यान से अपनी बेटी को गले लगाया। यह पहली बार था जब उसने उसे गले लगाया क्योंकि वह सचेत था। वह उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए वह ये देखकर हैरान था कि वह कितनी कोमल और मुलायम थी। उसकी खुशबू भी मीठी और दूधिया थी। उसकी खुशबू बहुत सुकून देने वाली थी। जब वे अलग हुए तो उसने कहा, लेकिन मैं इसकी इजाजत तभी दे सकता हूं जब तुम्हारे साथ कोई वयस्क आए। वह स्वेच्छा से आगे आने ही वाला था कि सना ने बटलर जेन की ओर इशारा किया। तो क्या बटलर जेन मेरे साथ आ सकते हैं? बटलर जेन बुधवार को मेरे साथ पशु चिकित्सक के पास आएगी, तब मैं अपनी चाची और चचेरे भाइयों से मिल सकती हूँ। बटलर जेन ने सिर हिलाया। सर, मैं मिस सना का ध्यान रखूंगी, इसलिए चिंता न करें। चार्ल्स ने दोनों के बीच आंखें घुमाई और मुस्कुराया। अब उसे उस चूहे की याद आ गई जो वह चाहती थी। उसे जल्द से जल्द उसे उसके लिए लाना था। ठीक है, उसने प्यार से अपनी प्रेमिका के सिर पर थपथपाया। मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। अध्याय 30। क्या ये नर्म, चबाने योग्य और थोड़ा मीठा था। अगला दिन बिना किसी और कार्यक्रम के बीत गया और चूंकि स्कूल अभी भी चल रहा था, सना को लगा कि आज भी कुछ सुकून भरा दिन होगा। लेकिन जब वह बगीचे से बाहर निकली तो उसने देखा कि ह्यूगो घास पर मार्शल आर्ट की गुड़िया को बेरहमी से पकड़ रहा है। उसके हाव भाव क्रूर और तीखे थे, जिससे लग रहा था कि वह गुस्से में है।
उससे पसीने की बारिश की तरह बह रही थी, जिससे उसकी पूरी ढीली कमीज भीग गई थी। वह डमी को बुरी तरह पीट रहा था और कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट के दांव लगा रहा था। सना को डर लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह एक बारूदी सुरंग में चली गई है। किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए वह सावधानी से मुड़ी और वहां से चली गई। लेकिन दूर जाते हुए वह अपनी बाहों की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। फिर कैसा रहा? उसने अपनी उंगलियां सीधी रखते हुए अपनी बाहें ऊपर उठाईं, उसके कदम धीमे हो गए, ह्यूगो की चाल की नकल करते हुए। अपने पहले जीवन में सना ने अलग अलग मार्शल आर्ट कक्षाओं में दाखिला लिया और पूरी लगन से सब कुछ सीखा। हालांकि उस समय वह लोगों के सामने इस हुनर का इस्तेमाल कम ही करती थी, फिर भी उसने प्रशिक्षण जारी रखा। आखिरकार यह अपनी कुंठाओं और गुस्से को बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका था। मुझे लगता है कि यह इस तरह है। आपकी मुद्रा बहुत अच्छी है। सना उछलकर दूर चली गई और अपने हाथ झटक दिए। अचानक उसके कान के पास कोई बोला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ह्यूगो के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। मैंने तुम्हें आते हुए देखा, लेकिन बिना कुछ कहे चले भी गए, उन्होंने समझाया। और क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखी है? उसने अभी अभी उसे अपनी हरकतों की नकल करते भी देखा। हालांकि ऐसा करते हुए वह प्यारी लग रही थी। उसने गौर किया कि उसकी मुद्रा अच्छी थी, जिससे उसकी नींव साफ दिखाई दे रही थी। हे दूसरे भाई, मुझे लगा कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सना ने अपने हाथ सीने से लगा लिए। क्या तुम्हारा काम हो गया? पब फ्यूचर विज्ञापन। हाँ ठीक है, आराम करो। सना जल्दी से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी एक हाथ ने उसका कॉलर पकड़ लिया और वह रुक गई। पीछे मुड़कर ह्यूगो मुस्कुराया। सना, कुछ अच्छा खाना चाहोगी? इस बार सना, जो अक्सर खाने का नाम सुनते ही भड़क जाती थी, कुछ ज्यादा ही डर गई। ह्यूगो की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे किसी पोंजी स्कीम में फंसा रहा हो। मैं कल किसी स्नैक बार में गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया है, उसने एक दयालु मुस्कान के साथ समझाया। क्या हमें साथ में खाना चाहिए? उन्हें एक साथ खाएगा वह। हालांकि ह्यूगो हफ्ते में सिर्फ एक बार मिठाई खाता है। शायद 2 मिठाइयां ही उसकी सीमा थी। सना ने उसे परखा और अपने शक को दूर करने के लिए उसके हाव भाव गौर से देखे। ह्यूगो भले ही भाइयों में सबसे दयालु हो, लेकिन गुस्से में वह सबसे डरावना लगता था। वह उस बेचारे बेवकूफ की तरह नहीं बनना चाहती थी। दूसरे भाई, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी भरी हुई हूँ, वह धीरे से बोली, लेकिन फिर उसने उसके होठों को नीचे की ओर मुड़ते देखा। अरे नहीं। सना ने सहज ही विकृत डमी की ओर देखा और अचानक बोली, या शायद मैं नहीं हूँ। चलो इन्हें साथ में खाते हैं। ह्यूगो संतोष से मुस्कुराया। तो फिर चलें। तभी उसने उसे जाने दिया। इतना कहकर दोनों वापस अंदर चले गए। ह्यूगो अपने कमरे से नाश्ता लेने चला गया, जबकि वह परिवार के कमरे में आराम कर रही थी। उसने सोचा, बहुत कम, मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सना को उम्मीद थी कि उसने स्नैक बार से सिर्फ 3 या 4 चीजें ही खरीदी होंगी। उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसने सारे स्नैक्स खरीद लिए हैं, और जब वह एक बड़ा डिब्बा लेकर लौटा तो उसने सारे स्नैक्स कॉफी टेबल पर उड़ेल दिए। एक क्षण में उसका जबड़ा जमीन पर आ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यही स्वर्ग है? अनजाने में ही उसके मुंह से निकल पड़ा। हालांकि सब कुछ पैकेट में सुरक्षित रूप से पैक किया गया था, फिर भी उसे मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ह्यूगो संतोष से हंस पड़ा। वह उसके सामने जमीन पर बैठ गया और अपने पास पड़ा एक नाश्ता उठा लिया। मैंने इसे कल ट्राई किया था और ये थोड़ा अच्छा है। उसने उसे अपनी तरफ उठाया और देखा कि उसकी नजरें अपने आप गुलाबी रंग में लिपटे मोची पर चली गईं। इसमें चॉकलेट भरी हुई है। सना ने गला साफ करते हुए अपनी मुट्ठी होठों के सामने उठाए। उसने खुद को संभाला और उसके चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। दूसरे भाई, उसके स्वर से उसकी भौहें थोड़ी हैरानी से उठ गईं। क्या उसने उसे नाराज किया, या उसे इस तरह के स्नैक्स पसंद नहीं है? उसके दिमाग में चल रहे सारे सवाल गायब हो गए जब उसने पूछा, क्या ये नरम, चबाने लायक और थोड़ा मीठा था? हाँ, उसने सिर हिलाया और उसे दे दिया। लेकिन ज्यादा मीठा नहीं है, सब कुछ संतुलित है, इसे चखकर देखो। सना ने गटक लिया और कांपते हाथों से उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रैपर खोलते हुए सना एक निवाला खाते हुए गंभीर दिख रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। ये मुलायम, चबाने लायक और थोड़ा मीठा था। वह इसे चबाते हुए लगभग रो पड़ी। वह इतनी भावुक हो गई मानो दशकों की भूख के बाद उसने पहली बार इसे खाया हो। ह्यूगो खुश था और उसे स्नैक्स का आनंद लेते हुए देखकर अपना चेहरा सहला रहा था। वह पहले स्लेटर के लिए कुछ चॉकलेट ढूंढने स्नैक बार गया। हालांकि एंटिका में उसे अपनी पसंद की कोई चॉकलेट नहीं मिली, फिर भी उसने सोचा कि कुछ और करके अपने छोटे भाई को खुश कर सकता है। ऐसा करते हुए उसे सना का भी ख्याल आया, और देखते ही देखते उसकी टोकरी भर गई। अच्छा हुआ कि उसने अपने भत्ते से काफी कुछ बचा लिया था। मात्र 10 मिनट में जो टेबल कभी नाश्ते से भरी थी, वह अब आधी रह गई। ह्यूगो पहले तो खुश हुआ, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी। उसने सब कुछ सामने रख दिया ताकि उसे बता सके कि वह सब ले सकती है, लेकिन इस हालत में शायद उसे ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े। वह चक्की की तरह थी और उसकी हरकतें समय के अंतराल जैसी थीं। खाने के मामले में वह इतनी फुर्तीली कैसे हो सकती है?
ये तो बढ़िया है, सना चबाते हुए गुनगुनाई। उसने एक और लेने की कोशिश की लेकिन फिर रुक गई। रंग बदलने के बाद सिडनी स्वीनी की चमक देखें। भारत में इलेक्ट्रिक कारें, स्मार्ट और स्वच्छ यात्रा का एक नया युग। भारत में स्मार्ट मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक कारों के उदय पर एक नजर। उसने ह्यूगो की ओर सिर उठाया और महसूस किया कि उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। अरे नहीं, उन्होंने तय किया था कि वे साथ में खाना खाएंगे, लेकिन वह भूल गई क्योंकि नाश्ता इतना स्वादिष्ट था कि वह खुद को रोक नहीं पाए। ओह, ह्यूगो अचानक होश में आया और एक अजीब सी हंसी हंस दी। अगर वह हंसल एंड ग्रेटेल की ग्रेटेल होती तो दुष्ट चुड़ैल 10 मिनट में बेघर हो जाती। क्या तुम्हारा पेट भर गया है, सना? वह अपने विचार छिपाने के लिए मुस्कुराया। लगभग। ठीक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, उसने कहा। मैंने कल बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए मैं व्यायाम करके उसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सना हिचकिचा रही थी, लेकिन अब तक उसने जितने भी स्नैक्स खाए थे वे सब बहुत अच्छे थे। जब उसके पास पैसे होंगे तो वह उस स्नैक बार में जरूर पैसे लगाएगी। दूसरे भाई, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, उसने सिर हिलाया और मेज पर बचे सारे स्नैक्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। चिंता मत करो, अगर मैं चीट डे पर हूं तो मैं और भी खरीद सकता हूं। ठीक है, शुक्रिया। सना ने अपने होंठ भींच लिए, उसके गाल लाल हो गए। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। दूसरे भाई, क्या मैं इन्हें दूसरों के साथ बांट सकती हूँ? ह्यूगो ने अपनी भौहें उठाईं। जरूर, लेकिन तुम इन्हें किसके साथ बांटोगे? उसे कोई याद नहीं आ रहा था। युगी और यूरी। युगी और यूरी, उसकी भौहें तन गईं। कौन है ये? वे मेरे चचेरे भाई बहन हैं, मतलब मेरे यहाँ आने से पहले हम एक ही घर में रहते थे। सना मुस्कुराए और उसे यकीन दिलाया कि वह उसका खाना किसी को भी नहीं देगी। वह नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि उसे स्नैक्स पसंद नहीं है, इसलिए उसने कहा, युगी और यूरी जुड़वा हैं और वे मेरे भाई बहन जैसे हैं। मैं कल उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं अपना स्नैक्स उनके साथ बांटना चाहती हूँ। उसके लिए भाई बहन जैसे। ह्यूगो को यह वाक्य सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी चमकदार मुस्कान देखकर वह समझ गया कि जिन चचेरे भाइयों का उसने जिक्र किया था वे उसके बहुत करीब थे। और तो और सना का उनके साथ नाश्ता बांटना, हालांकि यह साफ था कि वह उसे चटकर जाना चाहती थी, बहुत कुछ कहता था। उसने अपनी थोड़ी सी असहजता को मुस्कुराहट से छुपाया और सिर्फ सिर हिलाया।